हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। जैसा कि हमने ट्रांसफॉर्मर में अभी तक के क्वेश्चंस हम कंप्लीट कर चुके हैं। 29 तक क्वेश्चन 2 पार्ट में कंप्लीट किए और फर्स्ट में 15 क्वेश्चन लिए, सेकंड में 14 क्वेश्चन लिए। ओके, तो ट्रांसफॉर्मर में 2 पार्ट हमने कंप्लीट किए हैं। जिसने नहीं देखे वो एसएससी जेईई के वो 2 पार्ट सबसे पहले फोल्डर में जाके वो देख ले, वरना आपको यहाँ पे ऊपर आपको आई बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिए, आपको सारे के सारे लेक्चर वहाँ पे मिल जाएंगे। ओके, और जिसको मेरी स्पीड थोड़ी स्लो लगे वो अपने मोबाइल पे आपको दिख रहा होगा ऊपर 2 मोड। ठीक है, मोड पे आप सिलेक्ट कर सकते हो 1.5, 1.25, 1.75 एंड 2 मोड पे आप पुट कर सकते हो। इससे मेरी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी और आपका टाइम भी बच जाएगा अगर आपको स्पीड स्लो लगती है तो। ठीक है, और देखिए कि यहाँ पे ये एसएससी के इस लेवल में यहाँ पे लास्ट है, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, और जिसने अभी तक सिंक्रोनस मशीन, डीसी मशीन एंड इंडक्शन मशीन के लेक्चर नहीं देखे हैं वो वहाँ पे जाए, इस फोल्डर में जाए, वहाँ पे आपको एसएससी जेईई के सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे और इनसे बाहर कुछ आने के चांसेस नहीं है। और भी इम्पोर्टेंट जो भी क्वेश्चंस होंगे मैं एसएससी जेईई के एग्जाम से पहले यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। ओके, और एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। आप जिम एक बार नहीं 2 बार रिवीजन कीजिए, बार बार जल्दी से रिवीजन करिए, बार बार वॉच कर लीजिए। ठीक है, तो आपको ऑटोमेटिकली प्रैक्टिस हो जाएगी। इसके बाद डायरेक्ट मॉक टेस्ट लिखिए और देखना आपके मॉक टेस्ट में कितने मार्क्स आते हैं। चलो ठीक है, अब कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर आर वाउंड ऑन द टॉप ऑफ इच अदर इन ऑर्डर टू रिड्यूस। ठीक है, आपके पास ये ट्रांसफॉर्मर है। ओके, 2 वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर है। अगर ये वाइंडिंग यहाँ पे कर दी जाए टॉप पे, ठीक है, अगर टॉप पे ये वाइंडिंग कर दी जाए तो यहाँ की बात कर रहा हूँ मैं, टॉप पे, ये टॉप हो गया, ये बॉटम हो गया। अगर टॉप पे वाइंडिंग कर दी जाए तो ये क्या करता है कि टॉप पे वाइंडिंग करने के बाद जो यहाँ पे लीकेज रिएक्टेंस होता है उसको क्या करते हैं, रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो लीकेज रिएक्टेंस रिड्यूस हो जाएगा अगर हम इसके टॉप पे वाइंडिंग कर देते हो। ओके, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी, एसएससी जेईई 2015। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नो लोड इनपुट पावर टू अ ट्रांसफॉर्मर इज प्रैक्टिकली इक्वल टू डैश लॉस इन द ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, 2 टेस्ट पढ़े होंगे आपने ट्रांसफॉर्मर में, एक तो नो लोड टेस्ट, ठीक है, इसी का नाम होता है ओपन सर्किट टेस्ट। ठीक है, और सेकंड टेस्ट पढ़ा होगा आपने शॉर्ट सर्किट टेस्ट। ठीक है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट में क्या डिटरमाइन करते हो आप, कॉपर लॉस। ठीक है, नो लोड टेस्ट के अंदर आप क्या डिटरमाइन करते हो, आयरन लॉस। आयरन लॉस इक्वल्स टू क्या होता है, आयरन लॉस इक्वल्स टू हिस्टैरिसीस लॉस प्लस एडी करंट लॉस, यही होता है। ओके, एडी करंट लॉसेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी स्क्वायर, हिस्टैरिसीस लॉसेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ओके, ये होता है आपका आयरन लॉस। देखो, अब यहाँ पर नो लोड टेस्ट की बात करी तो मतलब ओपन सर्किट टेस्ट की बात हो रही है यहाँ पे। ओके, तो ओपन सर्किट टेस्ट इनपुट पावर टू इनपुट पावर, ठीक है, ये इनपुट पावर टू अ ट्रांसफॉर्मर इज प्रैक्टिकली इक्वल टू लॉस। कौन सा लॉस होगा, नो लोड के अंदर आपको पता होना चाहिए कौन सा लॉस होता है नो लोड के अंदर, ओनली आयरन लॉस, हिस्टैरिसीस लॉस एंड एडी करंट लॉस, क्योंकि हिस्टैरिसीस लॉस एंड एडी करंट का ही कॉम्बिनेशन होता है आयरन लॉस। आयरन लॉस को ही बोलते हो आप कोर लॉस। ओके, क्योंकि ये कोर पे होता है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, एडी करंट, क्योंकि एडी करंट भी है यहाँ पे और आयरन लॉस भी है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, आयरन लॉस, क्योंकि एडी करंट आयरन लॉस का ही कॉम्बिनेशन है। ओके, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी, एसएससी जेईई 2015। क्वेश्चन नंबर 32, द मैग्नीट्यूड ऑफ एम्पियर टर्न required to establish a given value of flux in the air gap will be much greater than, ठीक है, greater than that required for iron part of a magnetic circuit because, okay, तो आपको पता है कि फ्लक्स इक्वल्स टू एमएमएफ बाय रिलक्टेंस। ठीक है, बाय रिलक्टेंस, तो एमएमएफ मतलब एम्पेयर टर्न्स, एम्पेयर टर्न्स मतलब एनआई होता है ना, एनआई, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट, तो एम्पेयर टर्न्स हो गया डिवाइड बाय रिलक्टेंस। तो यहाँ पे देखो कि मैग्नीट्यूड ऑफ एम्पेयर टर्न्स, ठीक है, मतलब ये एम्पेयर टर्न्स इक्वल्स टू फ्लक्स।
ठीक है। अगर मैं फ्लक्स को कांस्टेंट कर दूं, फ्लक्स कांस्टेंट हो गया तो आपके पास एमएमएफ, मतलब एमएमएफ इक्वल टू क्या हो गया, रिलक्टेंस। अगर रिलक्टेंस बड़ा हो गया तो आपका एमएमएफ भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अगर रिलक्टेंस कम करोगे तो आपका एमएमएफ भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ऐसा यहाँ पे दे रखा है कि एम्पेयर टर्न्स रिक्वायर्ड एस्टैब्लिश इज गिवन वैल्यू फ्लक्स इन द एयर गैप will be be greater than that required for iron part of, ठीक है, ऑफ मैग्नेटिक सर्किट। अगर आप यहाँ पे रिलक्टेंस को बढ़ाते हो, सॉरी एमएमएफ को बढ़ाते हो, तो आपके पास रिलक्टेंस भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। रिलक्टेंस भी इंक्रीज होता है तो आपको भी पता है कि रिलक्टेंस इक्वल टू क्या होता है, एल बाई म्यू है। म्यू क्या है, आपकी परमिएबिलिटी। ओके, परमिएबिलिटी। अब देखो रिलक्टेंस आपका इंक्रीज हो गया, ठीक है, तो आपका यहाँ पे रिलक्टेंस परमिएबिलिटी क्या होगी, कम हो गई। और परमिएबिलिटी कम किसकी होती है, एयर की। एयर की परमिएबिलिटी लमसम कितनी होती है, 1। ओके, और आयरन की परमिएबिलिटी सबसे हाई होती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, एयर हैज़ द लोवेस्ट रिलेटिव परमिएबिलिटी। ओके, कितनी होती है, लो होती है और 1 होती है। ओके, लो मतलब 1 ही होती है उसकी। क्वेश्चन नंबर 33, ये भी एसएससी जेईई 2015 के अंदर पूछा है। द नो लोड प्राइमरी करंट आई नोट इज अबाउट ऑफ फुल लोड करंट प्राइमरी ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर। आपको पता है कि ट्रांसफॉर्मर के अंदर नो लोड करंट इक्वल टू क्या होता है, 3 to 5%, 2 to 5% था, 2 to 5% ऑफ फुल लोड करंट। याद रख लेना ये चीज, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 3 to 5% है, तो ऑप्शन डी ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 34, leakage flux in a transformer occur because, okay, transformer is not an efficient device, applied voltage is sinusoidal, air is not good magnetic insulator। बिल्कुल सही है, क्योंकि आपका जो एयर होता है ना, ये आपके पास ट्रांसफॉर्मर है, ठीक है, तो यहाँ से ये लीकेज फ्लक्स होता ही है, यहाँ से ये लीकेज फ्लक्स ट्रेवल होता है, क्योंकि आपका जो एयर होता है ना, एयर नॉट गुड मैग्नेटिक इंसुलेटर। मैग्नेटिक इंसुलेटर क्यों होता है, इसका ये आपका अच्छा इंसुलेटर नहीं होता है, इसलिए इसमें लीकेज फ्लक्स प्रोड्यूस होता है, क्योंकि इसकी परमेबिलिटी क्या होती है, लो होती है। ठीक है, परमेबिलिटी का मतलब क्या होती है, आपको उसका मैग्नेटिक पावर कितना है, वही होती है आपकी परमेबिलिटी। जिसका मैग्नेटिक पावर ज़्यादा होगा उसकी परमेबिलिटी भी हाई होगी। तो मतलब इंसुलेटर का आपका जो एयर होता है उसका मैग्नेटिक पावर भी क्या होता है, लो होता है। इसलिए आपने देखा होगा कि एयर के लिए आपके ग्राफ जो आता है वो स्ट्रेट लाइन आता है। ओके, ओसीसी टेस्ट, एसएससी टेस्ट आपने देखा होगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी, एसएससी जेईई 2015। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 वोल्ट एंड 10 वोल्ट प्राइमरी एंड ये V1 V2 and 50 volt ampere transformer is converted to 100 volt by 110 volt auto transformer। ठीक है, आपको इस ऑटो ट्रांसफार्मर के अंदर कन्वर्ट कर रहे हो। द रेटिंग ऑफ दैट ऑटो ट्रांसफार्मर विल बी, ओके, कोई दिक्कत नहीं, कर देंगे उसमें भी अब। ठीक है, देखो आपके पास सबसे पहले 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर था, ठीक है, ये 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है। यहाँ पे जो दे रखा है ये 100 वोल्ट प्राइमरी साइड एंड 10 वोल्ट सेकेंडरी साइड। ओके, यहाँ का जो केवीए रेटिंग है वो 50 वोल्ट एम्पियर दे रखा है। सबसे पहले आप प्राइमरी साइड का करंट, प्राइमरी साइड रेटेड करंट, सेकेंडरी साइड रेटेड करंट फाइंड आउट कर लो। तो I1 रेटेड कितना हो जाएगा, I1 रेटेड करंट। ओके, तो क्या होता है वो केवीए डिवाइडेड बाई वोल्टेज। ओके, तो 50 डिवाइडेड बाई 100, तो मतलब कितना हो गया, 1/2। ये हो गया आपका प्राइमरी साइड रेटेड करंट। ऐसे ही आप सेकेंडरी साइड रेटेड करंट कितना हो जाएगा, I2 इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाई 10 वोल्टेज, तो मतलब 5 एम्पियर। ओके, अब इसको आप ऑटो ट्रांसफार्मर के अंदर कन्वर्ट कर लो। ये ऑटो ट्रांसफार्मर के अंदर कन्वर्ट कर लिया। अब देखो कि आपके पास जो ऑटो ट्रांसफार्मर बनाया, प्राइमरी में कितना दे रखा है 100 वोल्ट, सेकंड में कितना दे रखा है 110 वोल्ट, मतलब ज़्यादा वोल्टेज दे रखा है। जबकि यहाँ पे सेकेंडरी में कितना था 10 वोल्ट, मतलब यहाँ पे एडिशन हो रहा है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे डॉट होगा, ठीक है, इसके अक्रॉस में कितना होगा 100 वोल्ट होगा, प्लस माइनस। ओके, तो डॉट यहाँ पे कहाँ पे आना चाहिए, प्लस माइनस यहाँ पे आना चाहिए, तो मतलब यहाँ पे डॉट होगा। ओके, तो यहाँ पे कितना होगा 10 वोल्टेज। ओके, और यहाँ पे 100 वोल्टेज। तो सेकेंडरी वाइंडिंग में से कितना करंट निकल रहा है 5 एम्पियर।
प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर कितना करंट जा रहा है, हाफ एम्पियर। ओके, तो अब देखो कि अब यहाँ पे केवीएल लगाओगे तो इसके अक्रॉस का टोटल वोल्टेज कितना हो जाएगा, 100 वोल्टेज तो इसके अक्रॉस का और 110 वोल्टेज इसके अक्रॉस का, तो मतलब टोटल 110 वोल्टेज हो गया। ओके, अब देखो आपके पास 5 एम्पीयर इधर जा रहा है, हाफ एम्पीयर इधर जा रहा है, तो मतलब इधर से कितना आ रहा होगा आपके पास, 5.5 आ रहा होगा ना। ठीक है, तो अब देखो आपको केवीए रेटिंग देखना है, केवीए रेटिंग फाइंड आउट करना है, तो केवीए रेटिंग कितना, केवीए रेटिंग क्या होता है, केवीए मतलब वोल्ट इंटू करंट। ठीक है, वोल्टेज कितना है 110, ठीक है 110 इंटू करंट कितना फ्लो हो रहा है 5 एम्पियर, कितना हो गया 550 वोल्ट एम्पियर। ओके, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए। ऐसे भी आपको पता होना ही चाहिए क्योंकि आप यहाँ पे 50 वोल्ट एम्पियर का ट्रांसफार्मर था और 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर से आपको भी पता है कि ऑटो ट्रांसफार्मर बेटर होता है सारी ही चीज़ों में, तो इसीलिए क्योंकि आपको कॉपर का रिक्वायरमेंट भी कम लगेगा और इसलिए इसका वोल्ट एम्पियर रेटिंग भी तो ज़्यादा ही होगा ना अगर रेटिंग बढ़ा रहे हो तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ऑटो ट्रांसफार्मर में, ऑप्शन ए। इसका 50 वोल्ट एम्पियर, इसका 550 वोल्ट एम्पियर। ओके, एसएससी जेईई 2007 का क्वेश्चन पेपर है। क्वेश्चन नंबर 36, if a 500 kVA 200 Hz transformer is operated at 50 Hz, its kVA rating will be, okay 500 kVA का ट्रांसफार्मर था जिसका फ्रीक्वेंसी 200 था। ठीक है, तो 50 हर्ट्ज का अगर ट्रांसफार्मर आप यूज कर रहे हो तो उसका केवीए रेटिंग क्या होगा, केवीए रेटिंग मतलब आपको E इक्वल्स टू क्या होता है ट्रांसफार्मर के अंदर 4.445 FN। ओके, और अगर मैं इसी को करंट से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना हो जाएगा 4.445 FN। ओके, बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपको पता है कि ये क्या है आपके पास, ये क्या है आपका पावर मतलब वोल्ट एम्पियर रेटिंग। ओके, मतलब वोल्टेज एंड करंट, वोल्ट एम्पियर रेटिंग। ओके, तो अब देखो यहाँ पे सारी टर्म को अगर मैं कांस्टेंट मान लूँ तो आपके पास ये जो वोल्ट एम्पियर है केवीए है, ठीक है केवीए मतलब किलो वोल्ट में तो किलो वोल्ट एम्पियर, वो वी का मतलब वोल्टेज, ए का मतलब एम्पियर करंट, ठीक है वी इंटू आई। ये प्रोपोर्शनल किसके हो गया फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी पे डिस्कशन किया है तो मतलब आप बोल सकते हो याद रखना ये केवीए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ओके, एंड ट्रांसफार्मर, तो यहाँ पे देखो कि यहाँ पे 500 केवीए के लिए 500 केवीए था, उसके लिए फ्रीक्वेंसी कितना है 200। ओके, और यहाँ पे ये फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन में केवीए फाइंड आउट करवा रहा है और प्रोपोर्शनल टू कितना है 50 हर्ट्ज के लिए। अब देखो ना यार 200 के लिए डायरेक्टली दोनों ये इक्वेशन 1 एंड 2 को सोल्व कर लो, इसे भी कर सकते हो 500 डिवाइडेड बाई केवीए इक्वल्स टू 200 डिवाइड बाई 50, तो भी आप केवीए इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 150, ऐसे भी सोल्व कर सकते हो। या ऐसे देखो ना 500 200 हर्ट्ज के लिए था तो केवीए आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होता है, तो अब देखो 50 हर्ट्ज के लिए कितना हो जाएगा मतलब 4 गुना आपका फ्रीक्वेंसी कम हो गया, तो केवीए भी क्या हो जाएगा 4 गुना कम हो जाएगा क्योंकि केवीए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, तो 4 गुना कम कितना हो जाएगा अगर 500 को 4 से मतलब 4 से डिवाइड करोगे तो 125, ऑप्शन बी एसएससी जेईई 2009 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पावर फैक्टर एट विच ट्रांसफॉर्मर ऑपरेटेड। ठीक है, आपको भी पता है कि जो ट्रांसफॉर्मर होता है उसमें जो पावर फैक्टर होता है वो किस पे डिपेंड करता है, लोड पे डिपेंड करता है कि आपने कौन सा लोड यूज किया है, इंडक्टिव रजिस्टिव जो भी लोड यूज किया है उस पर डिपेंड करता है। बट आपको पता है कि जो इंडक्शन मशीन है आपकी वो लेगिंग पावर फैक्टर पे वर्क करती है, जबकि सिंक्रोनस मशीन है वो तीनों पे पावर फैक्टर पे वर्क करती है, यूनिटी, लेगिंग एंड लीडिंग। याद रखना ये सारी चीज़ें सिंक्रोनस सभी पे करती है, इंडक्शन लैगिंग पे करती है, और अगर लैगिंग पे करती भी तो होता कितना है 0.8 टू 0.85% लमसम ये होता है। ठीक है, और जबकि आपका जो ट्रांसफॉर्मर होता है वो डिपेंडिंग ऑन लोड। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 38, द एफिशिएंसी एट 100 kVA ट्रांसफॉर्मर इज 0.98। तो आपको भी पता है कि एफिशिएंसी इक्वल्स टू क्या होता है x इंटू KVA इंटू cos ऑफ फाई पावर फैक्टर डिवाइडेड बाई x इंटू KVA cos ऑफ फाई प्लस P आयरन लॉस प्लस x स्क्वायर P कॉपर लॉस, ये एफिशिएंसी का फॉर्मूला है।
तो एफिशिएंसी एट 100 kVA ट्रांसफॉर्मर इज 0.98 एट फुल लोड। ठीक है, तो फुल लोड के लिए x का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, तो एफिशिएंसी कितना है 0.98 इक्वल्स टू आपका जो kVA x का वैल्यू 1 पुट कर दिया, 1 इंटू kVA कितना है 100। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास पावर फैक्टर नहीं दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं, cos ऑफ फाई। ठीक है, एंड यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 100 cos ऑफ फाई प्लस आयरन लॉस प्लस एक्स स्क्वायर 1 स्क्वायर मतलब पी कॉपर लॉस। ये हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन। अब ये देख लो जो 100 kVA ट्रांसफॉर्मर इज 0.98 इसका एफिशिएंसी है एट फुल लोड एज वेल एज हाफ लोड। ठीक है, हाफ लोड पे भी उसका एफिशिएंसी 0.98 है, तो मतलब 0.98 आपका 98 इसका फ्रीक्वेंसी एफिशिएंसी, और आपका हाफ लोड है तो मतलब kVA क्या हो गया हाफ हो गया। ओके, तो मतलब 50 cos ऑफ फाई डिवाइडेड 50 cos ऑफ फाई प्लस आयरन लॉस। ओके, प्लस आपके पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर पी कॉपर लॉस है ना, तो एक्स स्क्वायर मतलब हाफ कितना हो जाएगा 1/4। ठीक है, 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा ना पी कॉपर लॉस। ओके, तो मतलब पी कॉपर लॉस बाई 4 हो जाएगा ना। ओके, तो यहाँ पे देखो कि सबसे पहले यहाँ पे x था मल्टीप्लाई। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना होगा यहाँ पे पुट हाफ लोड के लिए, x का वैल्यू हाफ पुट होगा तो 100/2 कर दिया तो 50 आ गया, यहाँ पे 50 आ गया। ठीक है, इस तरीके से मैंने किया है क्योंकि यहाँ पे 100 आता ना, यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई था, बट हाफ लोड था तो 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो हाफ हो गया। ठीक है, अगर क्वाड्रेचर होता तो 1/4 से मल्टीप्लाई कर देते, 1/4 कम हो जाता। ठीक है, तो इस तरीके से सोल्व करना है आपको। अब दोनों इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन ये फर्स्ट इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को आप सोल्व करोगे तो यहाँ पे आपके पास कॉपर लॉस का वैल्यू आयरन लॉस से ज़्यादा आएगा। ठीक है, सोल्व करके देख लेना। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सी, मोर देन कोर लॉस। कोर लॉस का मतलब क्या होता है आयरन लॉस। ठीक है, यही आयरन लॉस यही कोर लॉस। ठीक है, यही हिस्टेरिसिस और एडी करंट का कॉम्बिनेशन, और यही ओपन सर्किट लॉसेस। ओके, इतना नाम होते हैं इसके, याद रखना है आपको, और SSC JEE 2009 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, विच ऑफ द फॉलोइंग विल इम्प्रूव द म्यूचुअल कपलिंग बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सर्किट। ठीक है, आपको जो प्राइमरी एंड ये सेकेंडरी सर्किट है इसके बीच में आपको म्यूचुअल कपलिंग बढ़ाना है। ठीक है, इंक्रीज करना है। ठीक है, इम्प्रूव द म्यूचुअल कपलिंग। तो म्यूचुअल कपलिंग इंक्रीज करने के लिए आप देखो कि आपके पास K इक्वल्स टू M बाई रूट ऑफ L1 L2 होता है, तो M इक्वल्स टू म्यूचुअल कपलिंग इक्वल्स टू रूट ऑफ L1 L2 मतलब K का वैल्यू कितना होता है 0 से 1 के बीच में। अभी आपको म्यूचुअल कपलिंग बढ़ाना है इसके बीच में, तो म्यूचुअल कपलिंग बढ़ाने के लिए आपको इंडक्टेंस का वैल्यू बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, इंडक्टेंस का वैल्यू बढ़ाना पड़ेगा, तो आपको भी पता है कि जो इंडक्टेंस होता है ये क्या होता है आपके रिलक्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, रिलक्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो रिलक्टेंस बढ़ेगा तो ये कम हो जाएगा, मतलब आपको रिलक्टेंस कम करोगे तो आपका इंडक्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। अगर आपका इंडक्टेंस इंक्रीज हो जाएगा तो म्यूचुअल कपलिंग भी आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा लो रिलक्टेंस मैग्नेटिक कोर। ओके, ऑप्शन डी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 40, हाई लीकेज ट्रांसफॉर्मर आर ऑफ। ठीक है, हाई लीकेज ट्रांसफॉर्मर आर मतलब आपका जो हाई लीकेज होता है वो किसके अंदर होता है। ठीक है, तो आपको भी पता है कि जो स्मॉल रेटिंग वाला ट्रांसफॉर्मर होता है, स्मॉल रेटिंग वाला, उसके अंदर आपको हाई लीकेज देखने को मिलता है, फ्लक्स का हाई लीकेज देखने को मिलता है। मतलब आप ये लिख सकते हो डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर भी बोल सकते हो, या स्मॉल वोल्टेज, क्योंकि आपका पावर ट्रांसफॉर्मर के अंदर आपको हाई लीकेज देखने को मिलेगा फ्लक्स का, तो आप उसको यूज ही नहीं करोगे। ठीक है, तो हाई लीकेज आपको जो देखने को मिलता है वो लो वोल्टेज वाले ट्रांसफार्मर के अंदर आपको देखने को मिलता है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के अंदर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, और हमेशा याद रखना ट्रांसफार्मर का जो रेटिंग होता है वो केवीए के अंदर ही होता है, उसके ऊपर केवीए लिखा रहता है। ठीक है, ऑप्शन ए से JEE 2009। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये ट्रांसफार्मर का क्वेश्चन नहीं है बट मैंने यहाँ पे ले लिया, ये पावर सिस्टम का क्वेश्चन है, कोई ना इसको याद रखना, ये यहाँ पे डाटा याद ही रखना है आपको। द परमिशिबल वेरिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी इन पावर सिस्टम। ठीक है,
जो फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन होता है पावर सिस्टम के अंदर वो कितना होता है, तो याद रखना प्लस माइनस 3% होता है फिर फ्रीक्वेंसी का वेरिएशन, ठीक है, इन अ पावर सिस्टम। हमें याद रखना इस चीज़ को, डाटा को नोट डाउन कर लेना अपने शॉर्ट नोट्स के अंदर। वेरिएशन इतना होता है प्लस माइनस 3%। ओके, ऑप्शन बी। तो यहाँ पे देखो कि ये मैंने सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए एसएससी जेई के। अब जो नेक्स्ट पार्ट 4 आने वाला है ट्रांसफॉर्मर का, उसके अंदर मैं स्टेट लेवल के जेई के क्वेश्चन लेने वाला हूँ। अब देखो लमसम मैं सारे ही क्वेश्चन ले रहा हूँ, आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। इनकी जितनी बार प्रैक्टिस करोगे आप इसके स्क्रीनशॉट ले लो या बार बार वॉच कर लो जल्दी से जल्दी 2x2 मोड पे, ठीक है। एक बार प्रैक्टिस हो जाएगा और बिना देखे सोल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लो, और जिसने अभी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया वो भी ज्वाइन कर लो, वहाँ पे भी आपको इसके अपडेट मिलते रहेंगे, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।